स्किल्स में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम अनीसा फारूक। आज हम ब्लॉक 3 जिसका अनुमान है मीडिया राइटिंग, जिसमें हम आज यूनिट 1 और यूनिट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे यूनिट 1 का अनुमान है स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर रेडियो एंड टीवी। इस यूनिट का साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखेंगे, फिर हम इस यूनिट के का थोड़ा तारुफ देंगे, फिर हम बात करेंगे गैर स्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स क्या हैं, जिसमें हम इंटरव्यूज, मुबाहिसे, सामीन की शिरकत प्रोग्राम्स उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे अनस्क्रिप्टेड यानी गैर स्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स की तैयारी किस तरह से की जाती है। पैनल तरतीब देना वो क्या होता है, किस तरह से पैनल की तरतीब दी जाती है। कुछ सवालात और जवाबात हम देखेंगे इस यूनिट में, और बहुत सी आवाज़ें की दुनिया को भी हम जानेंगे। आवाज़ों की दुनिया क्या है। टेलीविज़न में कुछ मशहूर फॉर्मेट्स, जिसमें हम फॉर्मेट्स डिस्कस करेंगे। जो भी टेलीविज़न में फॉर्मेट्स आते हैं तो उनको हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। और टेलीविज़न की ग्रामर क्या है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम शॉर्ट साइज और ट्रांजिशन हम देखेंगे। तो शॉर्ट साइज इसको हम अलग से पढ़ेंगे, और कैमरे की नकल व हरकत को हम देखेंगे, किस तरह से कैमरे की नकल व हरकत की जाती है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये भी हम देखेंगे टीवी में। और हम बात करेंगे ट्रांजिशंस को भी हम अलग से इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। फिर हम आखिरकार इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इस यूनिट के मकासद पर। इस यूनिट में हम देखेंगे कि मीडिया लिटरेसी स्किल्स को हम किस तरह से डेवलप करेंगे। मीडिया लिटरेसी स्किल्स के कौन-कौन से तरीके हैं जिससे हम इन तरीकों को अडॉप्ट कर सकते हैं और अपनी मीडिया लिटरेसी स्किल्स को डेवलप कर सकेंगे। ये हम इस यूनिट में देखेंगे। और हम देखेंगे जो फॉर्मेट्स इस्तेमाल होते हैं, ट्रांजिशन फॉर्मेट्स इस्तेमाल होते हैं, वो भी हम इसमें देखेंगे। और मीडिया प्रोग्राम्स में कौन-कौन से फॉर्मेट्स इस्तेमाल होते हैं वो हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। और ये भी देखेंगे कि जो अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स होते हैं उनको वो किस तरह से हम अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है वो हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि रियल स्पीच या नेचुरल स्पीच और अनस्क्रिप्टेड स्पीच में क्या फ़र्क है। यानी स्क्रिप्टेड स्पीच और अनस्क्रिप्टेड स्पीच में हम देखेंगे क्या फ़र्क कितनी है। उनका फॉर्मेट भी हम देखेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ हम इस यूनिट में इसको एक्सप्लेन करेंगे। और देखेंगे कि जो टेलीविज़न की जो लैंग्वेज है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। टेलीविज़न में ग्रामर किस तरह से इस्तेमाल होता है, किस तरह कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, किस तरह से फ्रेजेस इस्तेमाल होते हैं, वो हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। और इस यूनिट में हम ये भी देखेंगे कि जो फॉर्मेट होता है अंडरस्टैंड करने का फॉर्मेट, जो या सुनने का या एज अ व्यूअर किस तरह से सुना जाता है, किस तरह से देखा जाता है, उस प्रोसेस को, उस फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करना, किस तरह से अंडरस्टैंड करना, ये भी हम इस यूनिट में आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं हम इस यूनिट के इंट्रोडक्शन पे यानी तारुफ पर इस आ जाते हैं। जैसे हम सब जो है हम रेडियो व्यूअर्स हैं, टेलीविज़न व्यूअर्स हैं, लेकिन इन व्यूअर्स के हम खाली व्यूअर्स हैं। हम एज़ अ प्रोड्यूसर मीडिया में काम नहीं करते हैं, बल्कि एज़ अ व्यूअर हम इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं रेडियो से, टेलीविज़न से। लेकिन तो ये हमें जो ये मीडियम पर जो कुछ सुनते और देखते हैं, उसकी जो खूबी जो है, उसका अंदाज़ा लगाने में हमारी मदद करेगा। यानी जो भी हम लिटरेसी स्किल हम सीखेंगे, मीडिया लिटरेसी स्किल्स हम सीखेंगे, तो ये सब उनमें हमें मदद करेगा। यानी सुनने में मदद करेगा, किस तरह से सुनना है, सुनने का तरीका कैसा है, देखने का तरीका क्या है, किस तरह से एनालाइज़ किया जाता है, किस तरह से टीवी के जो सीरियल्स है, ड्रामास, न्यूज़ हो या कुछ भी, उसको हम किस तरह से एनालाइज़ करते हैं, ये भी हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो खाली एज़ अ प्रोड्यूसर हम मीडिया स्किल्स को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, बल्कि एज़ अ व्यूअर, एज़ अ लिस्टनर हम मीडिया स्किल्स को, मीडिया लिटरेसी को हम सीखते हैं। तो
एक ज़हानत हासिल करने के लिए हम मीडिया की ख्वांदगी की को फ़रोग देने में हमें मदद मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्रिंट मीडिया जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया, पिछले यूनिट्स में हमने देखा कि प्रिंट मीडिया खाली उन लोगों के लिए है जो लिटरेट पीपल हैं, यानी जो लिटरेट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो खाली प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट मीडिया अनपढ़ लोगों के लिए या इलिटरेट लोगों जिसको हम कहते हैं उनके लिए नहीं है। वो उन उस आला का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो उन प्रिंट मीडिया के ज़रिए इंफॉर्मेशन हासिल नहीं करते हैं। तो उनके लिए अक्सर जो रूरल एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर प्रिंट मीडिया बहुत कम चलता है और ज़्यादातर रेडियोज़ या टेलीविज़न भी बहुत कम चलता है एज़ कम्पेयर टू प्रिंट मीडिया। तो वहाँ पर भी रेडियो का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और रेडियो के ज़रिए ही इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक वहाँ पर पहुँचती है। तो ये रूरल एरियाज़ की बात है। अर्बन एरियाज़ में टेलीविज़न भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जो रूरल अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर ज़्यादातर टेलीविज़न इस्तेमाल होता है और प्रिंट मीडिया का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर इसको हम डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ इसको कंपेयर करेंगे, प्रिंट मीडिया जो है ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा चलता है एज़ कम्पेयर टू अगर उसको डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करेंगे, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ भी इसका जो क्योंकि इसकी जो प्राइस रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा होती है प्रिंट मीडिया की, तो इसीलिए हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, उस मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उस ज़रिए को इस्तेमाल नहीं कर सकता इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। तो इस यूनिट में हम देखेंगे कि किस तरह से हमें सबसे पहले एक इमेजिनेशन किस तरह से डेवलप करनी है अगर हम एक एज अ क्रिएटिव राइटर या स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए लिखते हैं या चाहे वो रेडियो के लिए हो टीवी के लिए हो, तो सबसे पहले इमेजिनेशन को डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस यूनिट में हम ये भी देखेंगे कि अनस्क्रिप्टेड और स्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स जो है उनमें क्या फ़र्क है, किस तरह से वो एक दूसरे से वैरी होते हैं, इसका फॉर्मेटिंग स्ट्रक्चर क्या है और कहाँ पर अनस्क्रिप्टेड और स्क्रिप्टेड मीडियाज़ का या स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल होता है। तो अगर हम देखेंगे जो स्क्रिप्टेड मीडिया होता है या स्क्रिप्टेड राइटिंग होती है, जहाँ पर स्क्रिप्टेड राइटिंग होती है, तो वहाँ पर वो बहुत ही उसकी जो लैंग्वेज जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक रहती है एज़ कम्पेयर टू जो नेचुरल स्पोकन या अनस्क्रिप्टेड राइटिंग होती है, वहाँ पर वो बहुत नेचुरल वे में इस्तेमाल होती है। उसमें भी ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ यानी प्रिपरेशन नहीं होती है, उसमें भी प्रिपरेशन होती है, उसमें पूरा एक एंकर को या एक पैनलिस्ट को पूरा एक स्ट्रक्चर उसको पहले ही मतलब उसका पता होता है कि किस स्ट्रक्चर में दायरे में सवाल पूछने हैं, किस दायरे में क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, वो सब उसको पता होती है। लेकिन किस तरह से क्या फ्लो हो जाएगा इसका, यानी क्वेश्चंस का फ्लो किस तरह से रहेगा, किस तरह से क्या एक्सप्रेशन रहेगी, वो उसमें अनस्क्रिप्टेड में पता नहीं चलती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्क्रिप्टेड और अनस्क्रिप्टेड राइटिंग में या अनस्क्रिप्टेड टीवी प्रोग्राम्स या रेडियो प्रोग्राम्स में। तो जो टेलीविज़न है, टेलीविज़न में ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं कुछ जो स्क्रिप्टेड होते हैं, यानी जिसमें ऑलरेडी स्क्रिप्ट सेट किया हुआ होता है कि उसी स्क्रिप्ट के बेसिस पे वो जो प्रोग्राम है वो चलता है, या चाहे वो लाइव सेशन हो या रिकॉर्डेड सेशन हो, तो वो स्क्रिप्ट के बेसिस पे ही, यानी पूरा एक प्रॉपर फॉर्मेट लाइन टू लाइन उसमें पूरा बताया गया है कि किस तरह से परफॉर्म करना है, उसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं। और अनस्क्रिप्टेड में इसमें इससे पहले भी डिस्कस किया कि इसमें ज़्यादा नेचुरल फ्लो रहता है, इसमें ज़्यादा पता नहीं रहती है कि किस तरह से यानी किस फॉर्मेट में या किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो रेज हो जाएंगे। फॉर्मेटिंग पता होती है, यानी उसके जो गोल है, फोकस जो है वो पता रहती है, लेकिन किस तरह से ये स्ट्रक्चर, किस तरह से ये किस डायरेक्शन में चला जाएगा उसका कोई अंदाजा नहीं होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्क्रिप्टेड और अनस्क्रिप्टेड राइटिंग में, चाहे वो रेडियो वाला मीडिया इस्तेमाल हो या टेलीविजन वाला मीडिया जिसमें इस्तेमाल हो, यानी दोनों में हम स्क्रिप्टेड और अनस्क्रिप्टेड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स रहते हैं, जैसे कि इंटरव्यूज़ हैं, डिस्कशन है और ऑडियंस पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम्स हैं, इनको हम देखेंगे। यानी जो भी अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स हैं,
जो पैनल तरतीब जो हम जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं जो अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स जो हैं, उनकी तैयारी किस तरह से की जाती है, वो किस तरह से कौन से प्रोग्राम्स हैं जिन जो अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स में शामिल होते हैं, जिसमें अनस्क्रिप्टेड राइटिंग होती है। तो यूजुअली जो इंटरव्यूज़ होते हैं या पैनल डिस्कशन हो या ग्रुप डिस्कशन हो या जिसमें ऑडियंस की पार्टिसिपेशन हो, इस तरीके के प्रोग्राम्स को हम अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स कहते हैं। तो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि स्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स का मतलब नहीं है कि इसमें कोई भी क्वेश्चन, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है या अनस्ट्रक्चर्ड होता है, नहीं, बल्कि इसमें स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो क्वेश्चन का फ्लो जो है वो पता नहीं होता है, या एक्सप्रेशंस क्या होंगे, क्या जवाब होगा, उसके आंसर्स क्या होंगे, वो सब डिस्कस नहीं होते हैं, बल्कि जो इसमें फोकस जो रहता है, गोल जो रहता है, वो पूरा प्रॉपरली फॉर्मेटेड रहता है। तो इंटरव्यूज हो, पैनल डिस्कशन हो या ग्रुप डिस्कशन हो, वो सब जो है ये, या ऑडियंस पार्टिसिपेशन जिसमें हो, जिस प्रोग्राम में हो, तो वहाँ वो ये सब जो है, ये सारी एग्जाम्पल जो है, ये अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स की एग्जाम्पल्स हैं। ये इस तरीके के प्रोग्राम हम रेडियोज़ पे भी हम सुनते हैं या टेलीविज़न पे भी इस तरीके के प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। तो अनस्क्रिप्टेड जो है या प्रोग्राम, अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम जो है, इसमें अनप्रिपेयर्डनेस होती है, यानी इसमें पूरी तरह से अनप्रिपेयर्डनेस नहीं होती, बल्कि पूरा गोल पता होती है किस तरह से, बिट बाय बिट इंफॉर्मेशन इसमें नहीं होती है, यानी जो इंटरव्यूअर होता है या मॉडरेटर हो या एंकर हो, उसको बिट बाय बिट इंफॉर्मेशन पता नहीं होती है कि क्या होने वाला होगा इस प्रोग्राम के अंदर। इसमें भी होमवर्क दी जाती है, यानी इसमें एंकर को या पैनलिस्ट हो या इंटरव्यूअर हो या मॉडरेटर हो, उसको होमवर्क दी जाती है, उसको पता होती है कि जो सब्जेक्ट क्या है या टॉपिक क्या है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होगा, उसको पूरी तरह से पता होती है, लेकिन बिट बाय बिट इसमें इंफॉर्मेशन पता नहीं होती है। जैसे इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि इसमें जो पता नहीं होते इंटरव्यूअर को आंसर्स क्या आएंगे वहां से, तो उसी बेसिस पे भी दूसरा क्वेश्चन जो है वो रेज हो जाएगा। तो इसमें जो फ़ोकस रहता है, ये पूरा फ़ोकस्ड रहता है, ये पूरे गोल को पूरा देखता है कि क्या गोल है या क्या टॉपिक है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस जो है ये रेज़ होते हैं। यानी इसमें भी पूरा फ़ोकस रहता है। ऑडियंस जो है बेसिक रीज़ ये है, बेसिक मोटिव जो है इस इन तरीके के प्रोग्राम्स का ये है कि ऑडियंस जो है वो अपना इंटरेस्ट जो है वो, उनका इंटरेस्ट लूज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि वो पूरे मोटिवेटेड रहने चाहिए कि प्रोग्राम के अंत तक उस प्रोग्राम को देखने चाहिए। यानी उसमें भी एक पूरा फ़ोकस, पूरा गोल रहता है कि किस तरह से ऑडियंस का अटेंशन जो है वो एक्वायर करना है। ये जो क्या इसको कहते हैं, जो टीवी एज़ अ मीडिया जो इस्तेमाल होता है, या टीवी या रेडियो, इस तरीके के प्रोग्राम्स में, तो इसमें प्रोड्यूसर्स जो है इसमें 2 कैच फ्रेज़ेस का इस्तेमाल करता है कि बिना प्रिपरेशन के कोई काम जो है वो होता नहीं है, और दूसरा ये है कि जब भी कोई बात टीवी या रेडियो के ज़रिए कोई बात कही जाती है या कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसको बार-बार रिपीट करना बहुत ही ज़रूरी है। ये 2 ट्रिक्स हैं या 2 कैच फ्रेज़ेस हैं, जो रेडियो या टेलीविज़न की मीडिया में इस्तेमाल होता है। तो इसके बाद जो है, जो पहला स्लोगन जो है जो इन मीडियाज़ में इस्तेमाल होता है, वो है, ये है कि लिसनर्स को लिसनर्स का अटेंशन एक्वायर करना, लिसनर्स यानी इसमें ज़्यादा लिसनर्स होने चाहिए या व्यूअर्स जो हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। तो सबसे पहला वाला स्लोगन जो है, वो यही है कि कैच द लिसनर्स। और उसके बाद क्वेश्चंस किस तरह से रेज़ हो जाते हैं, वो स्ट्रक्चर तो पता होती है, लेकिन उनका फ्लो वो पता नहीं होती है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं होता है, या वो जो इंटरव्यू के आंसर पे भी बहुत कुछ डिपेंड रहता है। तो ये सब जो है क्वेश्चंस ऑलरेडी प्लान्ड रहते हैं, स्ट्रक्चर्ड रहते हैं, लेकिन आंसर क्या आने वाला है वहाँ से इंटरव्यूअर को, वो सब नहीं पता होती है। तो इसमें जो प्रोग्राम की एक यूनिकनेस है कि इसमें भी एक अपना जो यूएसपी है, जो इससे पहले हमने डिस्कस किया पिछली क्लास में, कि यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो एडवर्टाइजमेंट में होता है, यानी वो एक यूनिक तरीका रहता है कि एडवर्टाइजर
किस तरह से अपने प्रोडक्ट को लोगों तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, या कस्टमर को पूरा इन्वॉल्व करता है, यानी उनको मोटिवेट करता है इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, या कोई भी सर्विस उसका इस्तेमाल करने के लिए मोटिवेट उनको करता है। तो इसी तरह से राइटिंग जो है, यानी अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम जो है, उसमें भी एक यूएसपी रहता है। यूएसपी की तरह एक हुक होना चाहिए, जिसकी वजह से जो ऑडियंस है वो मोटिवेट होनी चाहिए कि किस तरह से लिसनर्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो जाए, लिसनर्स किस तरह से मोटिवेट हो जाए। तो इसमें इसमें भी एक पूरा प्रोसेस सेट रहता है, यानी इसमें भी एक पूरा फोकस, पूरा गोल रहता है कि किस तरह से लिसनर्स को या व्यूअर्स को किस तरह से इन्वॉल्व करना है। उसके बाद दूसरा स्लोगन जो है वो ये है कि टेम्पोरल नेचर कैसा है मीडियम का, जो मीडिया इस्तेमाल करते हैं उसका टेम्पोरल नेचर जो है वो क्या है, यानी जो लोग उसको देख रहे हैं, यानी जो व्यूअर्स हैं, वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन इस तरह से प्रेजेंट करनी है कि उनको टाइम नहीं लगना चाहिए कि ऑलरेडी जो पिछली इंफॉर्मेशन थी वो क्या थी, या जब इंटरव्यूअर को किसी भी पॉइंट को रेफर करता है या कहता है कि जो ऑलरेडी हमने पीछे डिस्कस किया है, या इस तरह से। तो जो व्यूअर्स होते हैं उनके दिमाग में पूरी तरह से यानी एक शक्ल होनी चाहिए, उनके दिमाग में एक तस्वर होना चाहिए कि जो इंटरव्यूअर है वो क्या बात कर रहा है, या जो एंकर है या मॉडरेटर है वो किस बारे में बात कर रहे हैं। यानी क्लियरली उनका जो उसका जो फ्लो है, यानी प्रोग्राम को जो फ्लो है वो क्लियर होना चाहिए, उसमें करेक्टनेस होनी चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। अब हम देखते हैं पैनल की तरतीब देना, यानी किस तरह से पैनल की तरतीब दी जाती है, पैनल को किस तरह से सेट किया जाता है। एक फ़र्ज़ करते हैं कि आप पैनल डिस्कशन की मेज़बानी कर रहे हैं, कि आप जो ये टॉपिक है, पैनल डिस्कशन का एक टॉपिक है कि किस तरह से हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए किस तरह से प्रिपेयर होना है। यानी एक टॉपिक है जिसमें आप एक पैनल डिस्कशन की एक होस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। तो टॉपिक जो है वो यही है कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि ये पैनल जो है ये कितना लार्ज होना चाहिए, पैनल डिस्कशन जो हो रहा है वो कितना लार्ज है। सबसे पहले आप ये क्वेश्चंस रेज करेंगे, इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे कि इनमें कितने मॉडरेटर होंगे, क्या एक से ज़्यादा होंगे या दो से ज़्यादा मॉडरेटर्स होंगे, या यानी अगर पैनल डिस्कशन में एक से ज़्यादा या दो मॉडरेटर्स जो हैं वो मिनिमम माने जाते हैं, और चार जो हैं, चार मॉडरेटर्स वो मैक्सिमम माने जाते हैं। यानी ये इनकी रेंज रहती है मॉडरेटर्स की, कितने होंगे, या पैनलिस्ट में पैनल में कितने जो हैं मेंबर्स होंगे, यानी पैनलिस्ट जो है वो कितने होंगे, वो डिपेंड करता है कि टॉपिक क्या है, या कौन किस तरीके के मेंबर्स हैं, उनकी पोजीशन जो है वो क्या है, वो कितनी नॉलेज रखते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो जितना यूजुअली इसमें नॉर्मल रेंज में रखा जाता है, मिनिमम जो है, मिनिमम अगर रखा जाए, यानी इसमें दो पैनलिस्ट रखे जाते हैं, तो दो पैनलिस्ट में यूजुअली जो उसका डिस्कशन जो होता है वो बोरिंग सा यानी लगने लगता है, क्योंकि इसमें जो फ्लो ऑफ थॉट्स है, या जो डिस्कस किए जा रहे हैं, जो भी टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है, या तो वो पैनलिस्ट इजीली मुतमईन हो जाते हैं, वरना वो पैनलिस्ट जो है वो डिसएग्री हो जाते हैं, वो एक व्यू पॉइंट रखते हैं और दूसरा डिफरेंट व्यू पॉइंट रखता है। तो दो पैनलिस्ट का होना भी बहुत ही कम है, ये बहुत ही मिनिमम माना जाता है। तो एटलीस्ट तीन से ज़्यादा पैनलिस्ट जो है वो होने चाहिए पैनल डिस्कशन के अंदर, या अगर चार से ज़्यादा रखे जाते हैं तो चार से ज़्यादा भी इसमें भी एक ड्रॉबैक ये है कि हर किसी की बात जो है वो सुनी नहीं जाती है, किसने किस पॉइंट को डिस्कस किया, किसने कौन सी ओपिनियन सामने रखी, तो उसको यानी उसको पूरा एनालाइज करना वो भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। यानी उसने क्या कहा, उसकी ओपिनियन क्या थी, उसकी ओपिनियन पर रिएक्ट करना, या उसके क्या क्या यानी किस तरह से उसने थॉट्स को एक्सप्रेस किया, वो
काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। 20 मिनट्स या 15 मिनट्स के अंदर कवर करना इस सबको, तो वो भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए मिनिमम भी नहीं रखना है या मैक्सिमम भी नहीं रखना है, बल्कि नॉर्मल रेंज जो है वो पैनल की होनी चाहिए। तो इस तरह से आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर इसी तरीके से पैनल डिस्कशन हो रहा है या कहीं कहीं पर इस तरीके के का पैनल डिस्कशन हो रहा है, जहाँ पर एक पैनलिस्ट को टॉपिक दिया जा रहा है, यानी टॉपिक की मदद से ही वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, यानी जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, वो टॉपिक के ज़रिए ही एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। उनकी जो पोज़ीशंस वो डिफरेंट हैं, या उसमें जो इंटरव्यू किस तरह से स्टार्ट करना है, ये क्वेश्चंस भी रेज़ कर सकते हैं। कोई ये अपनी ओपिनियन रखेगा कि यानी इस पॉइंट पे बात हो रही है कि इंटरव्यू को इंटरव्यूई जो है किस तरह से उसको जवाब देना है, आंसर्स किस तरह से देने हैं, ड्रेस अप किस तरह से होना है, तो इस सब पे डिस्कशन हो सकता है। तो जो सबसे पहला जो है पहला पॉइंट जो है वो ये है कि एक एग्जाम्पल सबसे इससे पहले तस्वुर करते हैं कि जैसे ही आप किसी पैनलिस्ट में है, एक पैनलिस्ट के होस्ट हैं, जिसमें एक जो है एक पैनलिस्ट जो है वो एक कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं। तो कंपनी के एग्जीक्यूटिव के नाते उसको काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है कि वो अक्सर कैंडिडेट्स के इंटरव्यू वो लेते हैं, वो करते हैं इंटरव्यू, जॉब रिलेटेड इंटरव्यूज़ वो करते हैं। तो आपके इस पैनलिस्ट में, इस पैनल डिस्कशन में एक कंपनी का एग्जीक्यूटिव है और दूसरा एक गवर्नमेंट या प्राइवेट रिप्रेजेंटेटिव है, जो यानी जो अक्सर इंटरव्यूज़ लेता है डिफरेंट मुद्दे पे उसका उसका इंटरव्यू लिया जाता है। या तीसरा ये है कि वो एक कंसल्टेंट है, यानी प्लेसमेंट का कंसल्टेंट जिसको हम कहते हैं, वो है जो अक्सर स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है कि किस तरह से इंटरव्यू में जवाब देना है, किस तरह से कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह से डेवलप करने हैं। तो वो है। और चौथा ये है कि वो एक ऐसा पर्सन है जो जिसकी बहुत यानी जो एक नॉविस है, जिसको पूरा आइडिया नहीं है कि इंटरव्यू में किस तरह से रहना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, जिसने काफ़ी फेलियर्स का सामना किया है। तो ये ऐसा शख्स बैठा है, यानी 4 बंदे बैठे हैं इस पैनलिस्ट में। सबसे पहला कंपनी का एग्ज़ेक्युटिव, दूसरा गवर्नमेंट या प्राइवेट जो है वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव, तीसरा है प्लेसमेंट कंसल्टेंट और चौथा है एक अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन जिसने काफ़ी फेलियर्स देखे हैं इंटरव्यू के दौरान। तो इस तरह की क्या डिस्कशन हो रहा है इन लोगों के दरमियान कि इंटरव्यू जो है, इस इंटरव्यू किस तरह से प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू में किस तरह से इंटरव्यू को फेस करना है, एक इंडिविजुअल को कौन-कौन से पॉइंट्स जो है वो इंटरव्यू में बहुत ही मायने रखती हैं। और ड्रेसअप किस तरह से होना है, सवालों का किस तरह से जवाब देना है, कॉन्फिडेंस लेवल कैसी होनी चाहिए। तो इस तरीके की डिस्कशन जो है इस पैनलिस्ट में हो रही है। तो इन सब को जब हम इन 4 पर्सपेक्टिव, जब ये यानी ये 4 बंदे जो हैं ये अपना अपना पर्सपेक्टिव सामने रखेंगे, तो एक अच्छा खासा डिस्कशन हो जाएगा। तो ये किस तरह से, यानी ये जो लोग हैं ये किस तरह से क्या जवाब देंगे, यानी इनको प्रोग्राम कैसे शुरू करना है, यानी अब जबकि आपके पास आपके लोग इकट्ठे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि अ, क्या कहना है, यानी आपको प्रोग्राम कैसे शुरू करना है, आपको पैनलिस्ट का तारुफ कैसे कराना चाहिए और किस तरतीब में कराना चाहिए, या सबसे अहम बात कौन है, या आप कौन से सवालात पूछते हैं और किन तरतीब में इन सवालातों को पूछते हैं, या आपके ख़्याल में जवाबात क्या इम्कान है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को इस यानी सोच सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरह से पैनलिस्ट को क्वेश्चंस पूछने हैं, किस तरह से प्रोग्राम को शुरू करना है, किस तरह से तारुफ करना है पैनलिस्ट को, ये सब आपको पूरा दिमाग में रखना है जब आप एक पैनल डिस्कशन में आप होस्ट की तरह एक काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला ये काम है कि इमेजिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इमेजिनेटिव एक्सरसाइज़ेज़ जो हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जब आप इमेजिन करेंगे कि आप एक पैनल पैनल डिस्कशन के होस्ट हैं, तभी जाके आप एक्चुअल में
होस्ट की तरह काम करेंगे या होस्ट की तरह आप प्रेज़ेंट रहेंगे वहाँ पर, या किस तरह से किस प्लान को फ़ॉलो करना है, किस तरह से पैनल को इसको क्वेश्चंस रेज़ करने हैं, किस तरह से डिस्कस करना है, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप इस सब को इमेजिन करना बहुत ही ज़रूरी है, तब आप जाके एक्चुअल में परफ़ॉर्म कर सकते हैं। आपको एक बेटर लिसनर बनना है, या बेटर डिबेटर बनना है, ताकि आप जो अच्छे से डिस्कस कर सके, हर किसी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट कर सके, या किसने कौन सा पॉइंट डिस्कस किया है उस पर रिफ्लेक्ट कर सके। अब कुछ सवाल जवाब हैं, यानी कुछ सवालात और जवाबात जो यूजुअली इन इस तरीके के प्रोग्राम्स में देखे जाते हैं, या जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं कि पैनल डिस्कशन, होस्ट ऑफ पैनल डिस्कशन, यानी आप पैनल के आप एक होस्ट की तरह, आप आपका रोल है, आप एज अ होस्ट हैं आप, यानी पैनल डिस्कशन के अंदर। तो आप क्या काम करेंगे, यानी आपका किन किन चीज़ों पे नोटिस किया जाता है, या कौन सी 3 प्रिपरेशन है जो अक्सर इंटरव्यूअर जो है वो अक्सर मेंशन करता है इन सब चीज़ों को। सबसे पहला सबसे पहला है इंटेलेक्चुअल प्रिपरेशन, दूसरा है फिजिकल प्रिपरेशन, जिसको हम जिस्मानी तैयारी कहते हैं, फिजिकल प्रिपरेशन, और तीसरा है ज़हनी तैयारी, यानी मेंटल प्रिपरेशन, जिसमें रवैया, एटीट्यूड, या नर्व पर कितना कंट्रोल है, गुस्से को कितना काबू कर सकता है। तो ये सब जो है इंटरव्यूअर इन सब चीज़ों को देखता है। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रिपरेशन, दूसरा है फिजिकल प्रिपरेशन, और तीसरा है मेंटल प्रिपरेशन। तो इन सब पॉइंट्स को या इन सब ये सब इंटरव्यू में देखे जाते हैं, यानी इंटरव्यूई जो है क्या उनमें ये 3 चीज़ें, ये सब प्रिपरेशन है उनमें, कि किसी भी इंटरव्यू में पास होने के लिए। यानी जब भी हम जॉब के लिए हम जाते हैं, तब भी वहाँ पर हमारी जो इस तरीके की यानी क्वेश्चंस जो है इस पैटर्न में पूछे जाते हैं, जिसमें मेंटल प्रिपरेशन देखी जाती है, यानी इस तरीके के सवालात पूछे जाते हैं, जिसमें देखा जाता है कि इंटरव्यू जो है उसमें मेंटल प्रिपरेशन कितनी है, उसमें फिजिकल प्रिपरेशन कितनी है, उसमें इंटेलेक्चुअल प्रिपरेशन जो है वो कितनी है। तो इस तरीके के सवाल हर किसी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। यानी इस इन्हीं पॉइंट्स के अराउंड सवाल भी पूछे जाते हैं। तो सबसे जो सवाल जो हैं, जो पैनलिस्ट अक्सर यानी पैनलिस्ट जो इसमें जो हमने ऑलरेडी एग्जांपल दी थी कि आप एज अ होस्ट हैं पैनल डिस्कशन में, तो जहाँ पर टॉपिक ये है कि इंटरव्यू को किस तरह से प्रिपेयर करना है, या इंटरव्यू को किस तरह से पास करना है। तो एज अ पैनलिस्ट किस तरीके के सवाल, एज अ होस्ट आप किस तरीके के सवाल जो है उठाएंगे, या किस तरह से रेज करेंगे क्वेश्चंस को। सबसे पहले देखेंगे कि जो टॉपिक है जो एड्रेस हो रहा है, या कौन सा टॉपिक एड्रेस हो रहा है, सबसे पहले वो देखिए, या जो टिप्स जो हैं आप देखिए कि इसमें किस तरह से नर्वसनेस को किस तरह से कंट्रोल करना, उस पे भी आप बात करेंगे, या ड्रेसअप किस तरह से होना है, उस पे भी आप बात करेंगे, यानी इन पॉइंट्स को भी आप डिस्कस करेंगे, या अपने सब्जेक्ट को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, किस तरह से स्टडी करना है, और कितना स्टडी करना है, क्या पूछा जाता है इंटरव्यू में, वो सब आप डिस्कस करेंगे एज अ होस्ट जो है आप पैनलिस्ट के। तो ये एग्जांपल हम कंटिन्यू रखेंगे। या अगर आप जैसे मेंटल प्रिपरेशन देखी जाती हैं, उसमें भी क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं, उसमें कहा जाता है कि कैंडिडेट को कहा जाता है आपने कौन सी किताब पढ़ी है, या रिसेंटली आपने कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, ऑथर का नाम, या इसमें आपको कौन सा व्यू पॉइंट पसंद आया ऑथर का। इस तरीके के सवाल जो है इसमें मेंटल प्रिपरेशन में पूछी जाती है। या एटीट्यूड देखा जाता है कि जो इंटरव्यूई है उसका एटीट्यूड कैसा है। यूजुअली ब्रॉड क्वेश्चन से सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है, जिसमें जो इंटरव्यूई है उसकी जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ली जाती है, उसकी जो पर्सनल डिटेल्स ली जाती हैं। तो इस तरह से जब डिटेल्स ली जाती है, तो उन्हीं में से उन्हीं क्वेश्चंस में उसी इंफॉर्मेशन में क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं कि आपके फादर क्या करते हैं, घर में कौन-कौन है, या आपका एक्सपीरियंस क्या-क्या रहा है, कहाँ-कहाँ पर आपने काम किया है। तो इस तरीके के सवाल कैंडिडेट से पूछे जाते हैं। और दूसरा ये है कि आपकी जो नॉलेज है, यानी या कम्युनिकेट करने की कितनी एबिलिटी है, यानी कैंडिडेट की कम्युनिकेट करने की एबिलिटी कितनी है, वो किस तरह से कम्युनिकेट कर पाता है, नर्वस तो नहीं हो रहा है, या
फंबल तो नहीं कर रहा है। तो ये सब जो है इस तरीके के सवाल जो है इंटरव्यू में यूजुअली पूछे जाते हैं। या ड्रेसिंग अपीयरेंस कितना मैटर करता है, या कॉन्फिडेंस लेवल कितनी होनी चाहिए, कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं होना चाहिए या अंडर कॉन्फिडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो है ये इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। या अगर आप एज अ होस्ट हैं किसी पैनल डिस्कशन के, इस तरीके के पैनल डिस्कशन के, आप इन सवालों को डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद फिजिकल प्रिपरेशन भी देखी जाती है, कितना वो प्रिपेयर्ड है, तो ये सब भी देखा जाता है। अब बहुत सी आवाज़ें की दुनिया यानी अ वर्ल्ड ऑफ मैनी वॉइसेस, इसमें हम देखेंगे ये आवाज़ों की दुनिया क्या है। जैसे अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स जो हमने इससे पहले डिस्कस किया, अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम जो है ये बहुत ही नेचुरल इसमें फ्लो रहता है, यानी इसमें कन्वर्सेशन जो है वो बहुत ही नेचुरल रहती है। इसे बहुत कम स्क्रिप्टेड रहता है, ऐसा भी नहीं है इसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं रहता है। इसको पूरा नॉन स्क्रिप्टेड भी नहीं कह सकते, इसमें पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मेट रहता है, जिससे जो इंटरव्यूअर है या जिससे जो एंकर है उसको फॉलो करके वो क्वेश्चंस रेज करता है। लेकिन इसमें नेचुरलनेस ज़्यादा रहती है अगर उसको स्क्रिप्टेड टेक्स्ट के साथ या स्क्रिप्टेड प्रोग्राम के साथ उसको कंपेयर किया जाए। इसमें नेचुरलनेस, नेचुरल फ्लो जो है वो ज़्यादा रहती है। तो इसमें जो स्पोकन लैंग्वेज जो होती है वो रिटन लैंग्वेज से बहुत ही डिफरेंट रहती है। तो यानी इसमें जो पॉजेज़, इसमें स्पीकर किस तरह से बात करता है, यानी पॉज़ लेता है या अपनी कभी-कभार अपनी जो वर्ड्स उसने कहे हैं, उसको करेक्ट करने की कोशिश करता है। जो भी उसने बात कही, उसको दूसरे वर्ड्स में उसको पैराफ्रेज़ करता है या उसको करेक्ट करने की कोशिश करता है, या रिपीट करने की कोशिश करता है, या अपने थॉट्स जो हैं, उसको डिसकंटिन्यू करता है और दूसरे थॉट्स को एक्सप्रेस करता है, उसके बारे में बोलता है। तो यूजुअली ये सब जो है ये हम स्पोकन फॉर्म जो है लैंग्वेज की उसमें देख सकते हैं। रिटन लैंग्वेज जो है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें पूरा जो भी यानी नॉलेज जो लिखी गई है, जो भी बात लिखी गई है वो पूरा स्क्रिप्टेड रहता है, पूरा लिखा हुआ होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें जो बोलने वाला है एंकर या मॉडरेटर जो है वो कोई मिस्टेक नहीं करता है, वो एज़ अ बुक की तरह वो बोलता रहता है। तो उसमें नेचुरलनेस बहुत कम, यानी इसमें नेचुरलनेस होती ही नहीं, ऐसा हम कह सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स। अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम से पूरा नेचुरलनेस देखने को मिलता है, इसमें पूरा गोल रहता है, स्ट्रक्चर रहता है। जो एंकर या मॉडरेटर जो है उस गोल को मद्देनज़र रख के क्वेश्चंस रेज़ करता है या किसी भी प्रोग्राम को चलाता है। तो जो रिटन जो रहता है यानी ट्रांसक्रिप्टेड रहता है, रिटन टेक्स्ट जो है वो बहुत ही डिफरेंट रहता है एज़ कम्पेयर टू अनस्क्रिप्टेड या अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं, या स्पोकन जिसमें नेचुरलनेस ज़्यादा रहती है। तो इसमें बहुत ही डिफरेंस है। इसमें बैकग्राउंड नॉलेज देखी जाती है, या एग्ज़ाम्पल लेंगे हम ये इसी इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू में इंटरव्यूअर जो है वो बहुत ही यानी जनरल क्वेश्चंस दिमाग में रखकर वो किसी का भी इंटरव्यू लेता है। लेकिन जब जब वो कैंडिडेट उन जनरल क्वेश्चंस का जवाब देता है, तो उन्हीं सवालों में, उन्हीं जवाबों में भी वो क्वेश्चंस रेज़ करता है। यानी इसमें जो स्ट्रक्चर है, वो पूरा मेंटेन रहता है, लेकिन किस तरह से क्या रिस्पॉन्स आ जाएगा, वो पता नहीं होती है। उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड को डिस्कस किया जाता है, उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में उससे पूछा जाता है, या उसकी जो लाइफ के बारे में पूछा जाता है, जो भी होंगे उसके सवाल, यानी उसके डिपेंड होता है उसके रिस्पॉन्स पे, किस तरह से क्या रिस्पॉन्स देगा। यानी ये अगर हम उसको देखेंगे रिटन या स्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स में अगर हम उसको देखेंगे, तो स्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स में थॉट्स जो हैं पूरे लिखे हुए होते हैं, इसमें रिपिटिशन इसमें देखने को नहीं मिलता है, यानी इसमें बहुत कम रिपिटिशन होता है स्क्रिप्टेड राइटिंग में। इसमें क्योंकि इसमें पूरा लिखा हुआ होता है, उसमें पूरा पता होता है, इसमें फंबलनेस बहुत कम होती है, इसमें फंबलनेस होती ही नहीं है यूजुअली, ऐसा कह सकते हैं। तो ये सब जो है ये नेचुरल या स्क्रिप्टेड अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स में इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। तो स्पीच जो है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, या हम कह सकते हैं कि अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ये है कि वो स्पॉन्टेनियस हैं। उसमें जो यानी जो थॉट्स
स्पीकर के या एंकर के दिमाग में आ जाते हैं, उस तरह से उन थॉट्स को एक्सप्रेस करता है, उसी तरह से वो बोलता है। इसमें हेजिटेशन भी देखने को मिलती है, इसमें फॉल्स स्टार्ट भी देखने को मिलता है, या सेल्फ करेक्शन, खुद एंकर अपने आप को करेक्ट करता है कि जो उसने पहले सेंटेंस कहा है, या उसको करेक्ट करने की कोशिश करता है, पैराफ्रेज करने की कोशिश करता है, सेंटेंस को दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करता है। या इसमें ग्रामेटिकलिटी बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम रिटन में देखेंगे या स्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स में देखेंगे। पूरा उसमें स्ट्रक्चर, मेंटेन, फोकस, गोल वो सब इसमें होता है। इसमें प्रोफिशिएंसी होती है, प्रोफिशिएंट लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से लगता है कि कोई जो है ये बुक से पढ़ रहा है और इस प्रोग्राम को चला रहा है। तो इस तरह से ये मेन डिफरेंस है स्क्रिप्टेड और अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स की। अब हम देखते हैं जो फॉर्मेट रहता है टेलीविज़न का, वो यानी कुछ पॉपुलर फॉर्मेट्स टेलीविज़न में क्या-क्या इस्तेमाल होता है, ये हम देखेंगे। यानी जो फॉर्मेट प्रोग्राम्स में होता है, जो टेलीविज़न में जो फॉर्मेट्स इस्तेमाल होते हैं, वो हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे कि एक्सपर्ट पैनलिस्ट या स्टूडियो में किस तरह से डिस्कशन होता है, या इंटरव्यू किस तरह से ली जाती है, उसका फॉर्मेट डिफरेंट होता है, या ड्रामा अगर हम देखेंगे, उसका भी फॉर्मेट डिफरेंट रहता है, या क्विज़ प्रोग्राम, उसका फॉर्मेट बिल्कुल मुख्तलिफ रहता है, अगर हम इनको बाकी के साथ कंपेयर करेंगे। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स में, यानी टेलीविज़न वाले प्रोग्राम्स में, हर किसी प्रोग्राम में अपना-अपना स्ट्रक्चर, अपना-अपना फॉर्मेट रहता है। तो अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स जो हैं, इसमें जैसे कि ऑडियंस प्रिपरेशन में जैसे गेम शोज़, क्विज़, ये सब हम देखते हैं कि जहाँ पर ऑडियंस की पार्टिसिपेशन होती है। तो इस तरीके के एग्ज़ाम्पल, या म्यूज़िक, कॉमेडी, क्विज़, स्किल्स, ये सब जो है, ये अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स के एग्ज़ाम्पल्स हैं। या एक्सपर्ट, इसका अपना एक स्ट्रक्चर रहता है, जो एंकर या मॉडरेटर जो है, उसको फ़ॉलो करता है। और उसके बाद एक्सपर्ट पैनलिस्ट, जिसमें जैसे इलेक्शन को किस तरह से कवर करना है, या इश्यूज जो होगी एजुकेशन के रिलेटेड इश्यूज, जेंडर के रिलेटेड इश्यूज, इन सब पे अगर कोई पैनलिस्ट बैठा है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट रहता है इस तरीके के प्रोग्राम्स में। या जो स्टूडियो में डिस्कशन होगा, या ऐसा डिस्कस्ड प्रोग्राम होगा, किसी भी टॉपिक पे वीकली डिस्कशन होता है, या उसमें डेली डिस्कशन होता है किसी भी टॉपिक पे, तो उसका एंकर जो है वो भी एक डिफरेंट स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। या एक और एग्जांपल देखते हैं हम कि फील्ड डॉक्यूमेंट्री, यानी जैसे डिस्कवरीज में देखते हैं, दिखाते हैं कि डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं, वाइल्ड लाइफ की डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं, सोशल या पॉलिटिकल इशू की डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं, ट्रैवल की डॉक्यूमेंट्री दिखाती है। उसका भी एक अपना स्ट्रक्चर रहता है, अपना एक फ्लो रहता है, किस तरह से कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना, अपने प्रिंसिपल्स रहते हैं, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें भी रहते हैं। या फोक फॉर्म्स या पपेट्री या फोक थिएटर जो है, उसका भी एक अपना स्ट्रक्चर रहता है। या डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें कुकिंग दिखाई जाती है, जिसमें कोई स्किल दिखाया जाता है कि किस तरह से क्या करना है, तो उसका भी एक अपना डिफरेंट स्ट्रक्चर रहता है। या लाइव प्रोग्राम्स हो, जिसमें स्पोर्ट्स का लाइव शो, या पार्लियामेंट इलेक्शन, या पार्लियामेंट में डिस्कशन, या इलेक्शन न्यूज़ हो, उसमें भी एक अपना स्ट्रक्चर, यूनिक स्ट्रक्चर रहता है। या न्यूज़ को भी हम देख सकते हैं, न्यूज़ या करंट अफेयर्स, उसमें भी अपना स्ट्रक्चर होता है। या ड्रामाज में भी एक डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये पूरा एक स्क्रिप्टेड प्रोग्राम रहता है। तो ये टेलीविजन्स में डिफरेंट फॉर्मेट्स जो है, डिफरेंट प्रोग्राम्स डिफरेंट फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं जो टेलीविज़न में ग्रामर का किस तरह से इस्तेमाल होता है, शॉर्ट्स किसको कहते हैं, ट्रांज़िशन किसको कहते हैं। क्योंकि टेलीविज़न जो है, ये भी एक अपना ग्रामर रखता है, जैसे कि हम पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हैं राइटिंग में, पैराग्राफ्स को किस तरह से स्टार्ट करना है, तो उसी तरह से शॉर्ट्स और ट्रांज़िशन ये भी देखने को मिलते हैं। तो शॉर्ट साइज़ेज़, सबसे पहले शॉर्ट साइज़ किसको हम कहते हैं? जैसे कि न्यूज़ प्रोग्राम में या डिस्कशन प्रोग्राम में, इसमें इसको हम अक्सर टॉकिंग हेड कहते हैं। हम इसलिए इसको टॉकिंग हेड कहते हैं, यानी न्यूज़ प्रोग्राम या डिस्कशन वाले प्रोग्राम में इसलिए टॉकिंग हेड कहते हैं, क्योंकि इसमें जो स्पीकर होता है, उसकी जो इमेज दिखाई जाती है, उसका जो
यानी उसका हाफ पोर्शन दिखाया जाता है डिस्कशन के अंदर या न्यूज़ के अंदर जब न्यूज़ कही जाती है उसकी जो हाफ पोर्शन यानी हेड से लेकर पूरी हाफ बॉडी तक उसको दिखाया जाता है। तो इसीलिए इसको हम टॉकिंग हेड्स कहते हैं। तो टॉकिंग हेड्स में जहाँ पर जो प्रेज़ेंटर है वो डेस्क के सामने बैठा है, तो वो यानी वो न्यूज़ कह रहा है जिसमें हाफ बॉडी उसकी दिखाई दे रही है, यानी उसके वो यानी उसका जो हेड से लेकर फेस, हेड, नेक ये सब उसका दिखाया जाता है। तो यानी उसको हम इसीलिए इसको हम टॉकिंग हेड कहते हैं। उसको हम यूजुअली इस लैंग्वेज में हम उसको बस्ट शॉट कहते हैं। यानी जिसमें हाफ पोर्शन दिखाया जाता है, जो स्पीकर होगा या एंकर होगा उसका हाफ पोर्शन उसके बॉडी का दिखाया जाता है। तो या अगर फैमिली ड्रामास हैं, फैमिली ड्रामास में देखते हैं कि जैसे कि एक चालाक विलन जो है जो प्लानिंग कर रहा है, एक मिस्चीवियस प्लानिंग कर रहा है, तो उस एक्टर के फेशियल एक्सप्रेशंस को दिखाया जाता है, या कैमरा जो है उसके फेशियल एक्सप्रेशन की तरह क्लोजली मूव हो रहा है, या उसके एक क्लोज अप शॉट लिया जा रहा है जिसमें उसकी आईज, फोरहेड उसको दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके की उसको भी हम क्लोज शॉट कह सकते हैं या बस शॉट कह सकते हैं। या अगर हम इसके बरअक्स अगर हम देखते हैं कि वॉकिंग इंटरव्यूज़ हैं, जिसमें एक इंटरव्यूअर और इंटरव्यूवी जो है वो घर के अंदर इंटरव्यू ले रहा है या चलते-चलते इंटरव्यू ले रहा है, जिसमें अगर गार्डन में इंटरव्यू लिया जा रहा है तो पूरा लैंडस्केप दिखाया जा रहा है, क्या इंटरव्यू कहाँ ले रहा है या किस तरह से वॉक करते-करते इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो इस तरीके से ये भी एक इंटरव्यू का तरीका है जिसमें पूरा बैकग्राउंड दिखाया जा रहा है कि कहाँ पर सीन जो है कहाँ पर सेट हुआ है, उसको हम लॉन्ग शॉट्स कहते हैं। या अगर कोई ऐसा यानी ड्रामा हो या कोई ऐसा इस तरीके का प्रोग्राम हो जिसमें पूरा डिटेल में लैंडस्केप दिखाया जा रहा है, जिसमें पूरा डिटेल में बैकग्राउंड दिखाया जा रहा है, उसको हम कहते हैं वेरी लॉन्ग शॉट उसको हम कहते हैं। तो इस तरीके के शॉट्स जो हम टेलीविज़न में देखते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि नी शॉट यानी नी तक पर्सन को दिखाया जा रहा है, उसको हम नी शॉट कहते हैं, या एक और मिड शॉट जिसमें वेस्ट तक पर्सन को दिखाया जा रहा है, जो भी परफॉर्म कर रहा है टीवी पे उसको हम वेस्ट शॉट कहते हैं। तो इसके अलावा जो है कैमरा की मूवमेंट जो है यानी कैमरा भी मूव करता है पर्सन के साथ-साथ कैमरास भी मूव करते हैं, तो उसको हम कैमरा मूवमेंट कहते हैं, जिसमें जो टेलीविज़न पे यानी सीन होता है, जो सीन दिखाया जाता है, उसमें या तो कोई स्टिल इमेज होगी या फ़ोटोग्राफ़ी जो है वो रुकी हुई, ठहरी हुई, जहाँ पर एक पर्सन कोई एक्ट कर रहा है, जिसमें कैमरा भी है, एक स्टैटिक पोज़ीशन में है। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स हम देखते हैं, या जिसमें ऐसा देखते हैं कैमरा, जैसे कि एक एग्जांपल है स्पोर्ट्स प्रोग्राम की एग्जांपल हम लेते हैं, जहाँ पर क्रिकेट की एग्जांपल लेंगे हम, जहाँ पर बॉल को फोकस में रख रख के जैसे बैट्समैन बॉल पे शॉट मारता है, तो फिर जो पूरा कैमरा है वो बॉल की ओर फोकस करता है कि कहाँ कितनी दूरी पर ये बॉल जो है वो चली गई है। तो इस तरीके की मूवमेंट्स जो हैं जब कैमरा मूवमेंट करता है, यानी यहाँ पर जो कैमरा मूव कर रहा है, इस तरीके की मूवमेंट्स को हम कैमरा मूवमेंट्स कहते हैं, जो लिए जाते हैं, या इनको हम यूजुअली पैन कहते हैं। जब कैमरा जो है उसका जो लेंस है वो मूव कर रहा है और कैमरा अपनी स्टैटिक पोज़ीशन में, उसको हम पैन कहते हैं। या इस तरीके के एग्जाम्पल स्पोर्ट्स या डिस्कवर ड्रामास में इस तरीके के हम देखते हैं, इस तरीके के प्रोग्राम यानी स्पोर्ट्स यूजुअली क्रिकेट जो है ये बेस्ट एग्जाम्पल रहती है, तो इस तरीके की मूवमेंट्स की। एक और जो मूवमेंट रहती है कैमरा की वो है ट्रैक शॉट। ट्रैक शॉट में पूरा मुंह दिखा रहा है कि जो इंडिविजुअल है जो जिसका यानी जो परफॉर्म कर रहा है उसकी मूवमेंट पूरी दिखा रहा है, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो कैमरा भी मूव कर रहा है, उसको हम कहते हैं ट्रैक शॉट। तो जैसे एग्जांपल है या कोई जॉगिंग कर रहा है, आर्टिस्ट है तो वो जॉगिंग कर रहा है, उसका पूरा उसको पूरा कैप्चर कर रहे हैं किस तरह से वो जॉग कर रहा है, या कार को ड्राइव कर रहा है रोड पे, उसका पूरा जो उसको कैमरा में उसको ले रहे हैं किस तरह से ये मूव कर रहा है, किस तरह से ये गाड़ी चला रहा है, तो उसको हम ट्रैकिंग शॉट कहते हैं।
या कभी कैमरा जो है ये मूवमेंट अपवर्ड करता है या डाउनवर्ड करता है, उसको हम कहते हैं टिल्ट अप और टिल्ट डाउन। तो इस तरीके की मूवमेंट जो इस तरह की जो टीवी लैंग्वेजेस हैं, इस तरह में इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। इन तरीके के मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं, पैन, ट्रांजिशन, टिल्ट अप, टिल्ट डाउन, तो इस तरीके से देखते हैं। अब इसके बाद जो है जो टीवी में ग्रामर को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ट्रांजिशन जो है, ट्रांजिशन किस तरह से दिखाया जाता है? ट्रांजिशन यानी हर शॉट में शॉट के बाद कौन-सा शॉट लगेगा, किस तरह से किस शॉट को किसके साथ कनेक्ट करना है, उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे कि हम स्पोकन लैंग्वेज में या रिटन लैंग्वेज में हम अ, जो पॉजेज़ लेते हैं, पंक्चुएशंस का इस्तेमाल करते हैं, या पैराग्राफ कहाँ पर स्टार्ट करना है। तो इस तरह से ट्रांज़िशन जो है ये पंक्चुएशन का काम करता है टीवी यानी टेलीविज़न वाली दुनिया में। इसमें फेड इन होता है, फेड आउट होता है, तो ये सब हम ट्रांज़िशन में हम देखते हैं। तो इस यूनिट में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किस तरह से इस्तेमाल होता है, प्रोग्राम्स जो हैं वो स्क्रिप्टेड किस तरह से रहते हैं, अनस्क्रिप्टेड उसकी फीचर्स, उनकी फॉर्मेट्स, वो भी हमने इस यूनिट में डिस्कस किया। और ग्रामर देखा, जो टेलीविज़न में ग्रामर इस्तेमाल होता है, किस शॉट को क्या कहते हैं, शॉट, सीक्वेंस, ट्रांज़िशन, ये भी हमने इस यूनिट में देखा। और कैमरा की जो मूवमेंट है वो भी हमने देखी। कैमरा भी कभी मूवमेंट करता है कि कोई भी शॉट लेने के लिए, जिसको हम पैन कहते हैं, तो वो हमने इस यूनिट में डिस्कस किया। अब हम देखते हैं एक और यूनिट जो है राइटिंग फॉर न्यूज़, न्यूज़ के लिए किस तरह से लिखा जाता है, इस यूनिट में हम यही देखेंगे। तो इस यूनिट का साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं, फिर इस यूनिट का तारुफ देंगे, फिर बात करेंगे कि खबर क्या है, खबरों के अनासर क्या हैं, खबरें जमा करना, किस तरह से खबरों को जमा किया जाता है, मालूमात के ज़रिए क्या हैं, और ब्रॉडकास्टिंग के लिए यानी उसकी स्क्रिप्टिंग कैसी होती है, खबरों का इंतखाब किस तरह से किया जाता है, नशरियात के लिए खबर लिखने की खसूसियात क्या हैं, कहानी का ढांचा क्या होना चाहिए या किस तरह से होता है, मज़ीद लिखने की तजावीज़ क्या है, और खुलासा हम आखिरी इस यूनिट में करेंगे। तो इस यूनिट का जो मकासद जो है इस यूनिट का वो ये है कि न्यूज़ में क्या-क्या एलिमेंट है, न्यूज़ हम किसको कहते हैं, ये हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो स्क्रिप्टेड न्यूज़ जो हैं वो क्या रहती हैं, स्क्रिप्टेड न्यूज़ हम किसको कहते हैं, न्यूज़ में स्क्रिप्ट का किस तरह से इस्तेमाल होता है, या उसकी जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रोसेस हैं, वो हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं हम। तो इस यूनिट में हम देखेंगे कि जो जर्नलिस्ट हैं वो अपने स्किल्स का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, राइटिंग स्किल्स का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, या रेडियो एंकर है जो रेडियो पे ब्रॉडकास्ट हो रही है कोई न्यूज़, तो उसको उसकी फॉर्मेटिंग क्या है, उसकी राइटिंग बोलने की स्किल्स जो है वो क्या होनी चाहिए, उसके फंडामेंटल एस्पेक्ट्स क्या है, स्टाइल जो है वो क्या है, या न्यूज़ को हम किस तरह से जज करते हैं, या कुछ फीचर्स जो न्यूज़ रूम के फीचर्स हैं वो भी हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो जो पब्लिक यानी लोग अक्सर जो हैं ये इंफॉर्मेशन जो है ये कहाँ से हासिल करते हैं, यानी मास मीडिया के ज़रिए। मास मीडिया जो है एक मेन कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है, इंफॉर्मेशन हासिल करने का एक ज़रिया है। चाहे रेडियो हो, टेलीविज़न हो या प्रिंट मीडिया हो यानी न्यूज़पेपर हो, ये एक ज़रिया है जिससे इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है। यानी हम रेडियो से इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म से भी या मोशन पिक्चर से भी इंफॉर्मेशन हासिल होती है। तो हर किसी मीडियम की एक अपनी-अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अपनी ख़ासियत होती है। जैसे कि प्रिंट मीडिया जो है वो लिटरेट पर्सन, पढ़े-लिखे लोग ही इस्तेमाल करते हैं, या या वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिनकी आमदनी अच्छी हो, यानी जो हर रोज़ पेश कर सके जर्नल्स के लिए, मैगज़ीन्स के लिए या न्यूज़पेपर के लिए वो पे कर सकते हैं। या इलिटरेट पर्सन के लिए यानी इलिटरेट लोगों के लिए इस तरीक़ा का मीडियम जो है ये एक बेकार है उनके लिए, वो उससे कोई इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते। एज़ कंपेयर अगर हम देखेंगे कि जो टेलीविज़न है या रेडियो है, ये अक्सर जो है ये इलिटरेट पीपल भी इस्तेमाल करते हैं, लिटरेट भी और इलिटरेट लोग भी इस्तेमाल करते हैं। ये एक मेन ज़रिया है जिससे इन्फॉर्मेशन हासिल होती है, जो लोग यानी न्यूज़ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो यहीं से इस्तेमाल होती है। और जो टीवी है
ये ज़्यादातर शहरों में इस्तेमाल होता है एज़ कम्पेयर टू अगर इसको रूरल इलाके के साथ इसको कंपेयर किया जाए। तो रूरल इलाकों में वहाँ पर ज़्यादा रेडियो का ही इस्तेमाल होता है। यानी रेडियो जो है वहाँ पर एक मेन मीडियम है जिससे इन्फॉर्मेशन हासिल होती है। और दूसरी एक है रेडियो और टेलीविज़न के ज़रिए ही जो रीजनल बैरियर्स थी वो ख़त्म होने लगी, वो कम होने लगी या प्रिंट मीडिया जो है उसकी अपनी एडवांटेजेस हैं या रेडियो की अपनी एडवांटेजेस हैं, टीवी की अपनी एडवांटेजेस सबकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो इन जो ये तीनों मीडियाज़ हैं, इनमें ये हम न्यूज़ के ज़रिए, इन्फॉर्मेशन के ज़रिए इन्फॉर्मेशन का एक ज़रिया है हमारे लिए जो लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है। जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में अगर देखा जाए इसमें अप टू मिनट न्यूज़ होती है जहाँ पर अ, बिट बाय बिट इंफॉर्मेशन दी दी जाती है कि कहाँ पर क्या हुआ है, कौन सी इंफॉर्मेशन जो है किस स्टेशन पे वो टेलीकास्ट हो जाएगी। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है अपनी न्यूज़ एजेंसीज होती हैं, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन वो लोगों तक पहुँचाते हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन जैसे ही वो पहुँचाते हैं, उनका मेन फ़ोकस ये रहता है कि लोग जो हैं, वो किस तरीके की इन्फॉर्मेशन सुनना चाहते हैं कि या अगर वो इन्फॉर्मेशन सुन रहे हैं, तो उनके लिए कितना बेनिफिशियल है, कौन-सी टाइप की इन्फॉर्मेशन उनके लिए बेनिफिशियल है या कौन से लोग जो हैं, इस तरीके की न्यूज़ सुनेंगे। तो ये सब जो है एडवर्टाइज़िंग एजेंसी जो है, इन सब चीज़ों का ख़्याल रखकर इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूज़ जो है न्यूज़ क्या है? तो न्यूज़ जो है न्यूज़ हम कहते हैं खबर यानी किसी भी हालिया वाक़ा से मुत्तलिक है, जो सामीन या क़ारीन की दिलचस्पी का मामला है, जिसमें नई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, दुनिया के किसी भी कोने से भी इन्फॉर्मेशन हम हासिल कर सकते हैं, कहाँ पर क्या हुआ, पॉलिटिकल इश्यू, रीजनल इश्यू, ज्योग्राफिकल इश्यूज़ वो सब हम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं न्यूज़ के ज़रिए ही। तो न्यूज़ जो है ये हम न्यूज़ ऑन एयर उसको हम कहते हैं जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो, बीबीसी न्यूज़ है, सीएनएन न्यूज़ है या हैम रेडियो है। ये सब जो है ये न्यूज़ एजेंसीज़ हैं जिससे हम न्यूज़ सुनते हैं, जिससे हमें न्यूज़ मिलती है। तो एक न्यूज़ एजेंसी को किन बातों का ख़्याल रखना होता है। हर किसी न्यूज़ में एक्यूरेसी होनी चाहिए, इसमें ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, इसमें लोगों के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए यानी वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो जिनमें लोग इंटरेस्ट रखते हो या इसमें ये टाइमली होनी चाहिए, वक़्त के साथ-साथ इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए या वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो लोगों को यानी लोगों के लिए एक ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट का एक ज़रिया बन जाए यानी लोगों में इंटरेस्ट होना चाहिए उस इन्फॉर्मेशन को सुनना। तो ये सब जो है न्यूज़ एजेंसी को इन सब चीज़ों का ख़्याल रखकर न्यूज़ जो है लोगों तक पहुँचानी चाहिए। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यानी ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी, टाइमली सिग्निफिकेंस इसमें होनी चाहिए कि लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस जो है वो कवर होनी चाहिए या ये अनबायस्ड होनी चाहिए। ये भी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि जो स्पीकर है एंकर जो है वो उस तरह से इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि वो अनबायस्ड होना चाहिए। किसी भी जो भी इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है या किसी भी मुद्दे को वो डिस्कस कर रहा है, उसमें कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं न्यूज़ के जो एलिमेंट्स हैं, न्यूज़ में कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज़ के जो वो एलिमेंट्स यानी जो न्यूज़ में वैल्यू डेवलप करती हैं, वो ये है कि इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, असर होना चाहिए न्यूज़ में कि यानी ये वाइड एरिया को कवर करनी चाहिए, ये इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, ये इसमें असर होना चाहिए कि लोग इसको सुने और क्यों सुने, रीज़न भी होना चाहिए। यानी व्हाट, व्हाई, हाउ ये सब जो है ये जर्नलिस्ट या न्यूज़ एजेंसी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट कास्ट करने से पहले ये क्वेश्चंस रेज़ करते हैं। तो इम्पैक्टफुल होनी चाहिए जैसे कि पार्लियामेंट में एक बिल पास होगी है टैक्स के रिलेटेड टैक्सेस जो हैं वो रेज़ होने चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये लोगों के लिए यूज़फुल है या डिमोनेटाइज़ेशन की न्यूज़ जो है।
ये काफ़ी इम्पैक्टफुल है। तो इस तरीके की न्यूज़ जो है ये टेलीकास्ट होती हैं। दूसरा है टाइमलाइननेस, यानी वो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए जो अप टू डेट होगी, जिसमें रीसेंसी होगी, रीसेंसी ऑफ इवेंट जिसमें होगा। तो उस तरीके की इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट होती है, यानी 9/11 जैसे। 9/11 जो है ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, लेकिन ये अ, अभी की न्यूज़, ये लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है। या मुंबई अटैक, ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रही है, लेकिन अभी इस बारे में न्यूज़ देना, ये इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इस तरह से टाइमलाइननेस, रीसेंसी होनी चाहिए न्यूज़ में भी। और एक जो है वो प्रोमिनेंस, यानी अहमियत, यानी किस बात को अहमियत देनी है या किस न्यूज़ को अहमियत देनी है, किस न्यूज़ को नहीं देनी। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्पीच दे रहा है। ये स्पीच जो है ये इंडियन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी, लेकिन इस न्यूज़ का वैल्यू जो है वो यूएसए, यूके वहाँ पर नहीं है। या अगर वहाँ के प्रेज़िडेंट को हम देखते हैं, अमेरिका के प्रेज़िडेंट को जब वो स्पीच देता है, तो वो स्पीच जो है वो इम्पैक्टफुल है उनके जो लोग हैं तो उनके लिए, लेकिन उसकी जो स्पीच है वो यूज़फुल इंडियन पीपल के लिए यूज़फुल नहीं है। तो इसलिए प्रोमिनेंस जो है, न्यूज़ में प्रोमिनेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद प्रॉक्सिमिटी, यानी कुर्बत, प्रॉक्सिमिटी होना भी बहुत ही ज़रूरी है। यानी लोग जो हैं वो उस इन्फॉर्मेशन को सुनेंगे, उस न्यूज़ को सुनेंगे जिसमें प्रॉक्सिमिटी हो, यानी जो क्लोज़नेस, जिससे वो रिलेट कर सकें। कोई, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन हो उसके रिलेटेड हो या उनके एरिया के रिलेटेड हो, तो वो इन्फॉर्मेशन वो सुनना पसंद करते हैं। या इसके बाद तनाज़िया, यानी बिज़ार या अनयूजुअल, जब भी कोई भी अनयूजुअल चीज़ हो रही है, अनयूजुअल इवेंट हो रहा है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। जैसे कि एक नया प्लैनेट देखने को मिला साइंटिस्ट्स को, अब फिर एक और प्लैनेट देखने को मिला। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, एक बिज़ार अनयूजुअल न्यूज़ है, लेकिन एक अपनी इम्पॉर्टेंस रखती है। उसके बाद करेंसी, यानी करंट इवेंट क्या है, करंट इंटरेस्ट क्या है लोगों का। जैसे जैसे कि हाउ टू क्योर कैंसर, इसका रिसर्चर्स को इसका इलाज मिल चुका है कि कैंसर को किस तरह से रोकना है, किस कैंसर को किस तरह से इलाज करना है। तो इसमें भी एक ऑडियंस जो है स्पेसिफिक रहती है। किसी भी न्यूज़ में ऑडियंस जो है, अपनी ऑडियंस रहती है। कोई न्यूज़ ऐसी होती है जो जनरल न्यूज़ होती है, तो यानी न्यूज़ एजेंसीज़ को इन एलिमेंट्स का ख़्याल रखना पड़ता है। अब खबरें जमा करना, खबरें किस तरह से जमा की जाती हैं? सबसे पहले जब खबरें जमा की जाती हैं, तो 6 तरीके के सवाल यूजुअली रेज़ किए जाते हैं। सबसे पहले कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, ये सब सवाल जो हैं ये किए जाते हैं। यानी कौन, किस के रिलेटेड न्यूज़ है, कौन-सी न्यूज़ है, इस न्यूज़ में कौन होगा, एक्यूरेसी क्या है, कौन से लोग जो हैं वो मुलव्वस हैं, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं रेज़ किए जाते हैं। इसके बाद व्हाट, यानी इन्फॉर्मेशन जो है, अगर वो इन लोगों के रिलेटेड है, इन्फॉर्मेशन है क्या? यानी कौन-सा ऐसा मेजर इवेंट हुआ है, कौन-सा ऐसा इवेंट हुआ है जिसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। और उसके बाद व्हेन, यानी कब ऐसा इवेंट हुआ, किस तरह से कब ये इवेंट जो है ये वाक़या कब हुआ, ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है ये देखी जाती है। या वेयर, यानी कहाँ ये इस तरीके का हादसा हुआ, किस जगह पर, वो देखा जाता है, उसकी लोकेशन, यानी इवेंट का पूरी डिटेल दी जाती है, किस जगह पर, कहाँ, कैसे, वो सब देखा जाता है। और क्यों, कैसे, कहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन, कहाँ पर ये इवेंट हुआ है या किस तरह से इवेंट हुआ है, ये सब इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, यानी कौन, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, किस वक़्त, इस तरह से इन्हीं बेसिस पे, इन्हीं क्वेश्चन्स पे इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल की जाती है। अब देखते हैं कि सोर्सेज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी मालूमात का ज़रिया जो है वो 3 तरीके हो सकते हैं। या तो लोग हो सकते हैं, वरना रिकॉर्ड्स हो सकता है, एग्ज़िस्टिंग रिकॉर्ड है, या पर्सनल ऑब्ज़र्वेशन के बेसिस पे भी इन्फॉर्मेशन, यानी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकती है। आपका शुक्रिया।